हेलो दोस्तों, मैं अमित चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइंस क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे द करंट अफेयर्स और यहां पर आप देख पा रहे हैं मार्च 2। इससे पहले दोस्तों एक वीडियो और पोस्ट कर चुके हैं हम, जो कि मार्च 1 के नाम से थी और उसमें 1 से लेके 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस किया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को जरूर देखा होगा, लाइक भी किया होगा। यदि दोस्तों आपने वीडियो देखा है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगामी जो मंथ की है नवंबर दिसंबर तक की जो करंट अफेयर है आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है बिल्कुल इसी प्रकार से। और जो हमारी जो सीट है जिसको कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में जाके जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके आप इस सीट को क्या है बिल्कुल ऐसे ही प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट है, कैबिनेट ने 780 किलोमीटर लंबे हरित राजमार्ग के निर्माण के प्रस्ताव को क्या है मंजूरी दे दी है। तो देखिए हरित राजमार्ग, तो यहाँ पर जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं हरित राजमार्ग, इसके आसपास जो है हरे हरे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिससे कि क्या है इसका नाम भी हरित राजमार्ग रखा गया है। और इसकी जो लंबाई है ये 480 किलोमीटर होगी और ये 4 राज्यों में होगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दे रखा है HP RAJ UP AP। तो HP से हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तो ऐसे राज्य हैं जिनका क्या है आपस में बॉर्डर लगा हुआ है, पर आंध्र प्रदेश तो यहाँ पर एक समझने वाली बात है, ये जो 780 किलोमीटर लंबा हरित राजमार्ग बनेगा ये कई खंडों में बनेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये एक पूरा राजमार्ग है, ये कई खंडों में क्या है बनेगा। और इसके लिए जो रुपया दिया गया है, जो फंड जारी किया गया है वो है 7,660 करोड़ रुपए। 7,660 करोड़ रुपए से यह बनकर क्या होगा तैयार होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, इंडियन गवर्नमेंट ने जिस देश में 3 नए स्कूल बनाने की घोषणा करी है, ये कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल। और इसके लिए 10 करोड़ 7 लाख रुपए क्या है, जो नेपाली रुपए हैं उनमें ये वैल्यू है 10 करोड़ 7 लाख रुपए क्या है जारी किया गया है। इसके साथ ही क्या है कुछ एम्बुलेंस और जो स्कूल की बसें हैं उनको भी क्या है इसमें शामिल किया गया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किस पड़ोसी देश में नए 3 स्कूल बनाने की घोषणा करी है? तो वो है नेपाल। और राजधानी आपको पता होगी, नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। जैसा कि आपको चित्र में देख पा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं KP ओली, ये क्या है इस समझौते पर क्या है इस समझौते के मौके पर मिलते हुए नजर आपको आ रहे होंगे। तीसरे पॉइंट पर आते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया अभी हाल ही में। तो देखिए राष्ट्रपति को शक्तियां होती हैं कि वो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में, जो ये वीडियो है इसमें नीचे आप जाएंगे तो कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा, तो आप मुझे दोनों बताएंगे कि राज्यसभा में और लोकसभा में राष्ट्रपति कितने कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। यहाँ पर देख लीजिए जो मनोनीत किए गए हैं वो कौन है यहाँ पर? रंजन गोगोई। जी हाँ, रंजन गोगोई को क्या है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कर लिया है मनोनीत करा है राज्यसभा के सदस्य के रूप में। और ये क्या थे 46वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक्स का मतलब है पूर्व, यह पूर्व में क्या है भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जो कि 46वें नंबर के थे। ये पिछली साल क्या हुए हैं, ये रिटायर हुए हैं, इनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ है और उनके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इनको क्या है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत कर लिया गया है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 4, विश्व की पहली उड़ने वाली कार पॉल वी लिबर्टी। देखिए पहली ये कार है जो उड़ने वाली कार है, ये चलेगी भी और उसके साथ साथ क्या है उड़ेगी भी। आपको फोटो में नजर आ रहा है, दोनों रूप से दिखाया गया है कि किस प्रकार ये चलेगी। इसके ऊपर जो पंख है ये ऐसे इसके ऊपर बंद हो जाते हैं छत पर, और जब क्या है इसको उड़ाना होगा तो ये पंख ही क्या है इसके जो खुल जाते हैं। तो ये पहली उड़ने वाली कार है जिसका निर्माण कहाँ पर होगा? भारत के राज्य गुजरात में होगा। और ये कहाँ की कंपनी है? नीदरलैंड की कंपनी है।
तो नीदरलैंड की कंपनी है पालवी लिबर्टी, ये की उड़ने वाली पहली कार है। भारत में भी इसका निर्माण होगा, जो कि किस राज्य में होगा, गुजरात में होगा। अगले पॉइंट पर आते हैं, निजी क्षेत्र का बैंक यानी प्राइवेट सेक्टर का बैंक जिसने व्हाट्सएप पर अपनी बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत करी है। तो बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत व्हाट्सएप पर करने वाला जो बैंक है वो कौन सा बन गया है दोस्तों, ICICI। तो दोस्तों कौन सा बैंक है, ICICI क्या है, पहला बैंक है जो क्या है बैंकिंग सेवाओं को आपके व्हाट्सएप पर भी क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, हाल ही में जिस राज्य ने SC ST कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण को क्या कर दिया है, हटा दिया है। पदोन्नति दोस्तों पद से ऊपर क्या करते हैं, उनको पद को बढ़ा दिया जाता है। तो अब तक SC ST कर्मचारियों को आरक्षण के आधार पर क्या दिया जाता था, पदोन्नति दी जाती थी, पर अब क्या है, आरक्षण इसमें मान्य नहीं होगा। और ये किस राज्य ने हटाया है, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने क्या है, पदोन्नति में SC ST आरक्षण को क्या है, हटा दिया है। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून, और जो नई राजधानी बनाई है स्थायी वो है गैरसैंण। ठीक है, तो आगामी जो सीट है उनमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, मार्च में क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो एक बहुत ही प्रमुख क्या है, क्रिकेटर है वसीम जाफर, जैसा कि आपको फोटो में ये दिखाई दे रहे हैं वसीम जाफर। तो इन्होंने क्या है, अपने सभी प्रारूपों के जो क्रिकेट खेलते थे उन सभी से क्या है, संन्यास की घोषणा कर दी है। और जो खास बात है इनके दोस्तों, 150 रणजी मैच क्या है इन्होंने खेले हैं, जो कि सर्वाधिक हैं, किसी भी प्लेयर ने इतने मैच नहीं खेले हैं, 150। तो पेपर में क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले जो क्रिकेटर हैं जिन्होंने हाल ही में घोषणा कर दी है संन्यास की, तो कौन है, वसीम जाफर। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 8, सर्वाधिक भाषा में संपादन हेतु जो फिल्म संपादक हैं, नाम है इनका श्रीकर प्रसाद। तो इनका नाम क्या है, दर्ज हुआ है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में। ठीक है, तो रिकॉर्ड बन गया है इनके, ये 17 भाषाओं में इन्होंने क्या किया है, फिल्मों का संपादन किया है। तो ये अपने आप में बहुत ही क्या है, रिकॉर्ड है। और आप इनका फोटो जो साइड में दिखाया गया है उसमें देख सकते हैं, यही हैं श्रीकर प्रसाद, जिन्होंने 17 भाषाओं में क्या किया है, फिल्म को संपादन करने का कार्य किया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 9, भारत ने 16,479 LMG लाइट मशीन गन खरीदने के लिए समझौता किया है। किस देश से समझौता किया है, इजराइल से समझौता किया है। और आपको LMG दिखाई दे रही है दोस्तों, यही जो गन है इसी को कहा जाता है LMG। इसमें एक बार क्या है, गोलियों की जो वो पूरी बेल्ट होती है उसको लगा देते हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी चलती रहती है, लगातार गोलियां चलती रहती हैं। तो ये क्या है, इजराइल से खरीदेंगे। और कितनी खरीदेंगे, 16,489 क्या है खरीदी जाएंगी, जिसके लिए 880 करोड़ रुपए क्या है फंड जारी किया गया है, 880 करोड़ का समझौता किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसके अनुसार बिजली उत्पादन के मामले में भारत का स्थान जो है वो कौन सा है दोस्तों, तीसरा स्थान है। वो पूरे विश्व में तीसरा स्थान है। और बिजली उत्पादन के मामले में दोस्तों जो पहला है वो है चीन, और दूसरे नंबर पे आता है अमेरिका। तो दोस्तों बिजली उत्पादन में पहले नंबर पे चीन, अमेरिका के बाद क्या आता है, भारत का स्थान आता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 11, इंडिया में चुनावों के दौरान उपयोग में की जाने वाली और जो नहीं मिटती है स्याही। तो दोस्तों आपने अगर अपने जीवन काल में कभी भी वोट डाला होगा ना, तो आपकी उंगली पर एक स्याही का निशान जरूर लगा होगा। ठीक है, और स्याही जो है आपको ये चित्र में दिखाई दे रही है, यही वो स्याही है जिससे आपकी उंगली पर क्या है निशान लगाया जाता है, जिससे कि आप क्या है दोबारा वोट ना डाल सकें। और इसका जो निर्माण होता है ये कहाँ पर होता है, मैसूर में होता है। मैसूर जो कि कर्नाटक का क्या है एक प्रमुख शहर है। और जो ये शीशी आपको दिखाई दे रही है जो कि इंक की शीशी है, इस पर भी आप देखेंगे तो देखिए लिखा हुआ है मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड। तो ये क्या है, मैसूर में इसका निर्माण किया जाता है।
अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 12। निर्भया के 4 दोषियों को 20 मार्च को फांसी दी गई। कहां पर? तिहाड़ जेल। तो तिहाड़ जेल में जो निर्भया कांड बहु प्रचलित जो हुआ था दिल्ली का, ठीक है, तो ये निर्भया कांड के 4 दोषी काफी दिनों से क्या है जेल में थे, इन पर मुकदमे चल ही रहा था और उसी के दौरान क्या है कई तारीखें भी मिली इनको फांसी की, पर अंतिम समय इनका जो था वो कौन सा था? 20 मार्च को तिहाड़ जेल में इनको क्या है फांसी दे दी गई। और इनके नाम भी हमने यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन थे यहाँ देख लीजिए। पवन गुप्ता, विनय शर्मा, अक्षय ठाकुर और मुकेश सिंह। ये 4 व्यक्ति थे जिनको क्या है दोषी ठहराया गया और इनको क्या है फांसी दी गई है। इनसे पहले 2 लोग और थे, एक जो नाबालिग था उनको बाल सुधार केंद्र से रिहा कर दिया गया और एक ने खुद को फांसी लगा के ही जेल में क्या है मार लिया था। तो ये 4 जो बचे थे उनको 20 मार्च को क्या है फांसी दे दी गई। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो फांसी देने वाला जल्लाद था उसका क्या नाम था। तो दोस्तों आप बताएं और उसके साथ ये भी बताएं कि वो किस शहर से था। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि यूपी के मेरठ से था, ठीक है। तो आपको ये लिखना है कि उसका नाम क्या था, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देता हूँ, यहाँ पर फोटो दिखाई देता हूँ, जो अभी फोटो दिखाया मैंने उसमें ये देखिए ये तिहाड़ जेल है और चारों आरोपियों के क्या है यहाँ पर फोटो दे रखे हैं। और ये जो फोटो है ये उसका है जो जल्लाद है जिसने इनको फांसी दी थी। आपको इसका नाम बताना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका नाम बताइएगा अगर आपको पता है। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 13, राजयोगिनी दादी जानकी। जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं यही है राजयोगिनी दादी जानकी और ये क्या है मुख्य प्रशासिका ब्रह्म कुमारी संस्था। इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, स्वच्छ भारत मिशन का क्या बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, जो कि मार्च तक ही रही हैं, ठीक है। तो मार्च तक रही हैं, ये चर्चा में है क्योंकि मार्च में ही इनका क्या हो गया स्वर्गवास हो गया इनका। और 104 साल की थी दोस्तों, ये 104 साल की उम्र में इनका क्या हो गया स्वर्गवास हो गया है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 15, एबल पुरस्कार 2020। तो जो एबल पुरस्कार है दोस्तों इसको गणित का नोबल पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? गणित का नोबल पुरस्कार। और 2020 का एबल पुरस्कार जो है इसके लिए 2 लोगों को चुना गया, हिलेल फस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए हिलेन फस्टेनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को क्या है चुना गया है। दोनों को वही आप देख सकते हैं, ये दोनों व्यक्ति हैं जिनको गणित का नोबल पुरस्कार दिया गया। और ये ऐसा पुरस्कार है दोस्तों जिसको नोबल पुरस्कार तो कह रहे हैं गणित का, पर ये जो नोबल संस्था के द्वारा जो नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं उनसे इसका कुछ लेना देना नहीं है, ये अलग पुरस्कार है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 15, राज्य पुलिस को टेसर गन। यहाँ पर देखिए टेसर गन चित्र में मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेसर गन होती क्या है। तो पहले इस पॉइंट को देख लीजिए, राज्य पुलिस को टेसर गन सौंपने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य बना है भाई? गुजरात। गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने पुलिस कर्मियों को क्या है टेसर गन दे रखी है। और ये रहा फोटो देख लीजिए दोस्तों, इसको बोलते हैं टेसर गन। अगर इससे किसी अपराधी पर चलाया जाए तो क्या है उससे वो मरेगा नहीं, ये इससे इसके जो तीर से हैं ये निकलते हैं और उसके लग जाते हैं और इससे क्या है बहुत ही हाई पावर का करंट जनरेट होता है जो कि अपराधी को क्या कर देता है बदहवास कर देता है, ठीक है। बेहोश जैसी कंडीशन हो जाती है, वो कुछ कर नहीं सकता। तो भारत में पहली ऐसी सरकार है, राज्य सरकार है जिसने क्या है अपने पुलिस कर्मियों को टेसर गन क्या है प्रोवाइड कराई है। और ये देखिए दोस्तों जब किसी अपराधी पर ये टेसर गन चलती है तो कैसा निशान देती है, ये कुछ इस प्रकार का निशान देती है। तो दोस्तों जब भी आप गुजरात जाएं तो बच के रहें आप कि किसी भी अपराध से क्या है दूर रहें। अगर आपके ऊपर टेसर गन चल जाएगी तो इसका निशान काफ़ी दिनों तक क्या है आपको परेशान कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 16, BS6 ईंधन आपूर्ति शुरू करने वाला पहली भारत की कंपनी कौन सी है जिसने, देखिए दोस्तों BS4 वाहन क्या हो चुके हैं बंद हो चुके हैं, अब उनको नहीं बना रही है कंपनियां। अब जो आ गए वो BS6 वाहन आ गए हैं जो कि प्रदूषण कम करते हैं, ठीक है। तो प्रदूषण को देखते हुए यह क्या है
मुद्दा उठाया गया कि BS6 वाहनों को क्या है लाया जाए, और BS6 वाहनों की जो ईंधन है वो भी दोस्तों अलग होता है। और वह कौन सी कंपनी है भारत की जो ईंधन प्रोवाइड करा रही है? IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ये आपको यहाँ पे लोगो जो दिख रहा है दोस्तों, ये आपने कई बार देखा होगा, तो यही कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो BS6 ईंधन क्या है आपूर्ति कर रही है। इसके अलावा जो भारत पेट्रोलियम है और HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, ये अभी तक नहीं कर रहे हैं। ये आने वाले समय में जल्द ही BS6 ईंधन की आपूर्ति करेंगी। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 17, शेख मुजीबर रहमान की 100वीं जयंती मनाई गई है। इनका संबंध है किस देश से? तो ये हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश के हैं शेख मुजीबर रहमान, और इनको क्या है बहुत ही आदर सम्मान दिया जाता है। जितना हमारे देश में महात्मा गांधी को सम्मान दिया जाता है दोस्तों, उतना ही शेख मुजीबुर रहमान को मिलता है। और हाल ही में इनकी क्या है 100वीं जयंती मनाई गई है। एक फोटो देख लीजिए इनका, ये जो फोटो है ये है शेख मुजीबुर रहमान, और इनके साथ में है इनकी पुत्री। ये जो पुत्री है इसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, इनका नाम है शेख हसीना, जो कि वर्तमान में क्या है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। तो ये क्या है शेख मुजीबुर रहमान की क्या है पुत्री हैं, और इनको फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान को फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 18, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है चुनी गई है। कौन चुनी गई है? PV सिंधु। दोस्तों ये जो फोटो है PV सिंधु आप जानते होंगे, जो पिछले ओलंपिक खेल हुए थे उसमें इन्होंने बैडमिंटन में हमें क्या दिलाया था? रजत पुरस्कार दिलाया था, और तभी से ये क्या है अवार्ड काफी इनके नाम पर आने लगे हैं। तो इनको हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से भी क्या है नवाजा गया है पुरस्कार से। तो ये आप दोस्तों याद रखिए। अगला देखते हैं, BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको नवाजा गया है? वो है PT ऊषा। और ये देख लीजिए, ये हैं हमारे देश की PT ऊषा, जिनके कई उपनाम भी हैं। इनको पायली एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या है PT ऊषा, इनको हाल ही में क्या है BBC इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी क्या है नवाजा गया है। और अगला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, पर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित महिलाओं की संख्या तो कितनी है? 15। तो यहाँ पर 15 महिलाओं को क्या है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर क्या है सम्मानित किया गया है। लोगो आपको दिखाई दे रहा है, ये नारी शक्ति पुरस्कार का लोगो है। और आपसे पूछा जाएगा कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया, तो 15 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। बगल में देख लेते हैं दोस्तों, ब्रैकेट में कुछ पॉइंट यहाँ पर दे रखे हैं, छोटे छोटे पॉइंट हैं पर आने वाले हैं, काफ़ी बार एग्जाम में इनको पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं, नया जिला, अभी हाल ही में एक जो राज्य है भारत का उसने नया जिला बनाया है, और उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। और राज्य में जो नया जिला बनाया है वो कौन सा है? मयिलादुथुराई। तो मयिलादुथुराई जो है ये क्या है 38वां डिस्ट्रिक्ट बना है तमिलनाडु का। इससे पहले 37 डिस्ट्रिक्ट थे, अभी मार्च में ही क्या है इसको नया डिस्ट्रिक्ट के रूप में घोषित किया गया है। तो अब तमिलनाडु में टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की जो संख्या है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 38 हो गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, फूलदेई लोक पर्व। फूलदेई लोक पर्व जो है ये उत्तराखंड राज्य से संबंधित है दोस्तों, और ये कब मनाया जाता है? बसंत आगमन पर, और बच्चों द्वारा बनाया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, बच्चे फूल लेके खड़े हैं। तो फूलदेई लोक पर्व उत्तराखंड में बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, और बसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, चैत्र यात्रा उत्सव। ये जो चैत्र यात्रा उत्सव है ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये उड़ीसा में मनाया जाता है। और इसी क्रम में एक नीचे आएंगे तो मेरू यात्रा उत्सव, ये भी कहाँ पर मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। तो दोस्तों चैत्र यात्रा उत्सव तो उड़ीसा में मनाया गया, लेकिन मेरू यात्रा उत्सव इस बार नहीं बन पाया है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसको क्या कर दिया गया? इसको रद्द कर दिया गया।
जिसकी वजह से क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती है। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये आपको है चैत्र जात्रा उत्सव का, और ये जो फोटो है ये आप देख पाएंगे तो ये मेरू जात्रा फेस्टिवल, मेरू जात्रा उत्सव का है। तो ये दोनों ही जो उत्सव है कहाँ पर मनाए जाते हैं, उड़ीसा राज्य में मनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, अम्बुबाची मेला। ये असम में बनता है अम्बुबाची मेला, और इसको भी क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, काली मैया को क्या है, इसमें पूजा की जाती है। नेक्स्ट एक उत्सव और दे रखा है, त्रिचूर पूरन उत्सव। ये केरल राज्य से संबंधित है, त्रिचूर पूरन उत्सव, और इसको भी क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। तो आप इन तीनों जो रद्द किए गए हैं इनको, ये इस बार तो नहीं मने पर क्या है, आगामी जो साल है उनमें इनको दोबारा इनको मनाया जाएगा। तो इनको याद रखें कि ये किस राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो भोगापुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में। ये दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन साइट फॉर भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसका क्या है दोस्तों, काम चल रहा है, अभी क्या है ये बन के तैयार नहीं हुआ है, और इसका जो निर्माण कार्य चल रहा है ये आंध्र प्रदेश में चल रहा है। और दोस्तों याद रखना, आंध्र प्रदेश हमारा ऐसा पहला राज्य है जिसकी कितनी राजधानियां होंगी, 3 राजधानियां होंगी। तो आप अगर तीनों राजधानियों के नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिखें कि 3 राजधानियां कौन सी हैं। नेक्स्ट जो सीट आएगी करंट अफेयर की, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि 3 राजधानियां कौन सी हैं। लौट के आते हैं अपने पॉइंट नंबर 21 पर। 500 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। 500 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, किरण पोलार्ड। यहाँ पर आप देखें ये जो खिलाड़ी है ये है खिलाड़ी किरण पोलार्ड, और किस देश का है, वेस्ट इंडीज का। यहाँ पर मैंने इसको WI लिख दिया है दोस्तों, वेस्ट इंडीज। तो ध्यान रखिए सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, किरण पोलार्ड। अगला देखते हैं, रणजी ट्रॉफी 2019-20 के जो विजेता हैं ये कौन है, सौराष्ट्र, और पहली बार, जी हाँ, रणजी ट्रॉफी के अंतर्गत देश को पहली बार एक नया क्या मिला है, एक नया विजेता मिला है। यानी कि जब से रणजी ट्रॉफी खेली जा रही है तब से सौराष्ट्र ने एक भी ट्रॉफी नहीं जीती थी, और 2019-20 में यह पहली बार क्या है, रणजी ट्रॉफी जीता है। और किसको हराकर, बंगाल को हराकर। इसने 2019-20 की जो रणजी ट्रॉफी है उसमें बंगाल को हरा दिया, और क्या है, पहली बार सौराष्ट्र जो है विजेता बना है। अगर यहीं पे पूछ लिया जाए सर्वाधिक बार जो रणजी ट्रॉफी है वो किसने जीती है, तो दोस्तों वो जीती है मुंबई ने। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 23 की ओर। 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल खिलाड़ी कौन से हैं, टाइगर वुड्स। तो ये बहुत ही ज्यादा चर्चित फेमस खिलाड़ी हैं टाइगर वुड्स, और इनका जो संबंध है ये किस देश से है दोस्तों, अमेरिका से इनका संबंध है। और अभी हाल ही में इनको क्या है, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में क्या है, शामिल कर लिया गया है। तो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। तो ये क्या खेलते हैं, गोल्फर हैं, बहुत ही अच्छे गोल्फ खेलते हैं। इनका फोटो मैं आपको दिखा देता हूं, यह है गोल्फर जिनका नाम है टाइगर वुड्स, और इनका संबंध कहां से है, अमेरिका से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 24। हॉकी इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 ये किसे दिया गया है, हरविंदर सिंह। तो हरविंदर सिंह को मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या है, पुरस्कृत किया गया है। इसमें जो धनराशि दी जाती है वो कितनी है दोस्तों, 30 लाख रुपए क्या है, धनराशि के रूप में दिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो दे रखा है ये भी क्या है, हॉकी इंडिया से संबंधित है। हॉकी इंडिया द्वारा ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 का जो अवार्ड है ये किसको दिया गया है, 2 खिलाड़ी हैं, मनप्रीत सिंह व रानी रामपाल। इनको 25-25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हम देखें जो अभी मैंने पॉइंट बताया था, पॉइंट नंबर 24, हॉकी इंडिया द्वारा मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हरविंदर सिंह है। देख लीजिए ये हैं हॉकी के महान खिलाड़ी जिनको क्या है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से नवाजा गया है, श्री हरविंदर सिंह। और जो हॉकी इंडिया द्वारा ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए हैं वो हैं मनप्रीत सिंह व रानी रामपाल।
ये है खिलाड़ी मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, जिनको 25-25 लाख रुपए की क्या है धनराशि ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में क्या है मिली है। एक फोटो और देख लीजिए इनका, ये है रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह। पॉइंट नंबर 26 पर आते हैं। टाइम ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड है वो किसे मिला है, पीवी सिंधु। और मैं आपको बता चुका हूं, पिछले अभी मैंने पॉइंट में बताया था पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है। अगर आपने गौर से सुना होगा तो आपको पता होगा, अगर गौर से आपने सुना है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें दोस्तों कि पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है। पर आप यहां पर देख लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, तो इसको क्या है TOISA, फोटो में देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है TOISA अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है, पीवी सिंधु। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 27। फ्रिक्शन श्रेणी में द हिंदू प्राइज 2019। तो द हिंदू प्राइज 2019 क्या है, ये राइटर को दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो राइटर हैं जिनको क्या है द हिंदू प्राइज 2019 मिला है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन श्रेणी की। तो फ्रिक्शन श्रेणी में किसको मिला है, तो वो जीता है मिर्जा वहीद। तो मिर्जा वहीद, जो ये फोटो है जो आप देख रहे हैं, ये मैंने गोला बना दिया है, तो ये कौन है, मिर्जा वहीद हैं। इनकी पुस्तक है टेल हर एवरीथिंग, जिसके लिए इनको क्या है द हिंदू प्राइज 2019 मिला है। और ये दूसरे जो व्यक्ति हैं इनका नाम है शांतनु दास। इनका नाम क्या है, शांतनु दास। और इनको जो द हिंदू प्राइज मिला है ये मिला है नॉन फ्रिक्शन श्रेणी में। और इनकी जो बुक का नाम है वो है इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, दोनों ही व्यक्तियों की क्या है जो प्रमुख किताबें मैंने बता दी हैं। जो मिर्जा वहीद हैं उनकी पुस्तक है टेल हर एवरीथिंग, और जो शांतनु दास हैं उनकी जो पुस्तक है इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर। तो दोनों को ही क्या है द हिंदू पुरस्कार मिला है। और ये किस में है, जो टेल हर एवरीथिंग है ये है फिक्शन श्रेणी में, और जो दूसरे हैं शांतनु दास इनको मिला है नॉन फिक्शन श्रेणी के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 28। सर्वश्रेष्ठ महिला पत्रकार के तौर पर चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो आप यहाँ पर ये याद रखिए कि जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये महिला पत्रकारों को दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो दो हैं यहाँ पर जिनको ये क्या है 2019 का पुरस्कार दिया गया है। एक हैं आरफा खानम शेरवानी, तो ये क्या है आरफा खानम शेरवानी, और दूसरी हैं रोहिणी मोहन। तो रोहिणी मोहन, तो इन दोनों को क्या है चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 क्या है मिला है। जो आरफा खानम शेरवानी है ये द वायर की पत्रकार हैं, और जो रोहिणी मोहन है ये बेंगलुरु की फ्रीलांसर की पत्रकार हैं। ठीक है, तो ये आप क्या हैं दोनों ही याद रखें कि चमेली देवी जैन पुरस्कार किन को मिला है। अगले पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 29। इंडिया का पहला लॉकडाउन। दोस्तों देखिए कोविड-19 में आप लोगों ने काफी लॉकडाउन देखे होंगे, पर जो सबसे पहला लॉकडाउन लगा था 24 मार्च 2020 को रात 12 बजे से 21 दिनों के लिए, तो ये क्या था भारत का पहला लॉकडाउन था। इससे पहले भारत में कभी भी क्या है लॉकडाउन नहीं लगा था। आपातकाल कई बार लगा है, 3 बार लग चुका है, वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है, और लॉकडाउन भी नहीं लगा था। तो ये पहली बार था जब क्या है भारत में लॉकडाउन लगा था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 30। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मणिपुर के एक मंत्री जिनका नाम है थुनाओजम श्याम कुमार सिंह, इनको क्या कर दिया है राज्य के मंत्रिमंडल से क्या है हटा दिया है। यही वो क्या है मंत्री हैं थुनाओजम श्याम कुमार सिंह, जिनको राज्य के मंत्रिमंडल से क्या है हटा दिया है। और इनका जो इन पर जो दोष क्या लगाया है, इनको किस बात के लिए ये दंड दिया गया है, तो ये कारण है चुनाव जीतने के बाद इन्होंने क्या है अपनी पार्टी बदल ली, दल बदल लिया इन्होंने। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इधर चला मैं उधर चला, तो इन्होंने क्या किया चुनाव जीतने के बाद अपना दल बदल लिया, पार्टी बदल ली। और जिसके अनुसार क्या है दल बदला नहीं जा सकता, अगर दल बदला जाएगा तो आपकी सदस्यता भी चली जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने
आर्टिकल 142 के तहत इनको क्या है, मंत्रिमंडल से क्या है, हटा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 31, विश्व का पहला डार्क स्काई राष्ट्र। तो दोस्तों देखें, डार्क स्काई राष्ट्र नाम से तो पता पड़ रहा है कि कैसा राष्ट्र है, डार्क स्काई राष्ट्र। कौन सा बन गया है, न्यू। तो न्यू जो है ये विश्व का पहला डार्क स्काई राष्ट्र क्या है, बन गया है। कारण क्या है, किसे हम डार्क स्काई राष्ट्र कह सकते हैं, जहां रात के समय अंधेरा रखा जाएगा, यानी कि रात को क्या है, रोशनी नहीं होगी, बिल्कुल भी लाइटें वगैरह नहीं जलाई जाएंगी। तो वातावरण को क्या है, अंधेरे में रखा जाता है। ऐसी कई जगह थी पहले विश्व में, स्थल थे, स्पॉट थे, पर पूरी तरह से कोई भी देश ऐसा नहीं था जिसको डार्क स्काई राष्ट्र घोषित किया जाए। ये पहला ऐसा देश है जिसको डार्क स्काई राष्ट्र क्या है, घोषित किया गया है। और दोस्तों ये कहां पर है, एक देश है जो द्वीपीय रूप से है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और यहाँ की जो खास बात है वो देखिए, यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, केवल 1600। इस देश में जो व्यक्ति रहते हैं वो केवल कितने रहते हैं, 1600, केवल 1600 व्यक्ति रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 32, विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है। तो सबसे पुराना जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है वो है विंबलडन। तो विंबलडन क्या है, जो कि लंदन में खेला जाता है। ये विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित हैं, तो लॉन टेनिस से संबंधित हैं दोस्तों। और देखना ये चर्चा में क्यों आया है, विश्व युद्ध के बाद पहली बार रद्द। जब 1942 में विश्व युद्ध हुए थे, उस समय के बाद पहली बार क्या है, ऐसा समय आया है जब इसको क्या है, रद्द किया गया है। तो यहाँ पर दे रखा है, विश्व युद्ध के बाद पहली बार इसको क्या है, रद्द किया गया है, इसलिए ये क्या है, चर्चा में है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर हम एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि विंबलडन का जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए पीछे घास दिखाई दे रही है। तो ये कहाँ पर खेला जाता है, घास का जो इसका जो मतलब कोर्ट होता है वो उसमें क्या होती है, घास पर खेला जाता है। और बाकी के जो ग्रैंड स्लैम है उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो बाकी के 3 ग्रैंड स्लैम और हैं उसको देख लीजिए एक चित्र के सहायता से। देखिए ये जो है ये बाकी के ग्रैंड स्लैम है, बिल्कुल उसी क्रम में दिए गए हैं, जो साल में होते हैं उसी क्रम में है। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, और उसके बाद होता है ये पेरिस का फ्रेंच ओपन है, इसको रोलैंड गॉरोस के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। तीसरा है विंबलडन, ये क्या होता है, इंग्लैंड में होता है, ये घास पर खेला जाता है। और जो लाल वाला है जो फ्रेंच ओपन, ये क्या पर खेला जाता है, किले पर खेला जाता है, यानी कि लाल मिट्टी पर। और जो सबसे लास्ट में होता है वो होता है यूएस ओपन, जो कि कहाँ पर होता है, न्यूयॉर्क में। तो ये क्या है, क्रम से यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि कौन कौन से ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन को देख लीजिए, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता है। बाकी के मैंने आपको बता दिए, पेरिस, लंदन और न्यूयॉर्क में क्या है, खेले जाते हैं क्रमशः। आगे पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 33, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन है। तो ये एक पुरुष हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति। इससे पहली जो सीट थी, जो मैंने मार्च पार्ट फर्स्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था चित्सु जो जापान के थे, उनका अभी हाल ही में क्या हो गया है, देहांत हो गया है, निधन हो गया है। वो 112 साल के थे। अब उनके बाद जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है, बॉब वेटन। ये भी कितने हैं दोस्तों, 112 साल के हैं, और ये कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। तो ये क्या है, इनका नाम है बॉब वेटन। तो ये इनका तब की तस्वीर है जब इन्होंने क्या है, अपना 111वां जन्मदिन मनाया था। अब ये कितने के हो गए हैं, 112 साल के हो गए हैं, जो कि इस समय विश्व के सबसे ज्यादा उम्रदराज व्यक्ति हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 34, वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, जेफ बेजोस। तो यूएसए के हैं दोस्तों ये जेफ बेजोस, और ये क्या है, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जो कि क्या है, कई सालों से हैं। और आगे दे रखा है मुकेश अंबानी। तो ये मुकेश अंबानी क्या हैं, भारत के हैं। तो ये जो है आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये हैं जेफ बेजोस, विश्व के सबसे ज्यादा पैसे वाले व्यक्ति। और इनके साथ ये फोटो है, ये हैं भारत के सबसे पैसे वाले व्यक्ति, जिनका नाम है मुकेश अंबानी। और आगे दे रखा है 21। तो जब ये सूची आई थी फोर्ब्स की, तब ये मुकेश अंबानी किस स्थान पर थे, 21वें स्थान पर। और अभी वर्तमान में यदि बात करी जाए तो इनकी जो कंपनी है RIL जो है
तो ये क्या है 15 लाख करोड़ की क्या है कंपनी बन गई है, 15 लाख करोड़ की। तो इनकी जो पोजीशन है, जो इनका स्थान है, उसमें भी क्या है कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 35। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने हेतु नया चैनल शुरू किया। क्या नाम है दोस्तों? डीडी रेट्रो। तो डीडी रेट्रो क्या है, एक नया चैनल की शुरुआत करी गई जिस पर प्रसार भारती क्या करेगा, जो पुराने नाटक थे, जो प्रोग्राम थे, उनको क्या है दोबारा से दिखाया जाएगा। लॉकडाउन में सब जगह लॉकडाउन लगा हुआ है, तो नए जो सीरियल हैं उनकी क्या है शूटिंग बंद हो चुकी है। तो ऐसे समय में लोग घर में बंद हैं, तो उनको क्या है पुराने नाटक देखकर अपना समय पास करना पड़ेगा। तो जिसके अनुसार क्या है डीडी रेट्रो जो है एक नया चैनल शुरू किया गया है जिस पर क्या है पुराने नाटक दिखाए जाएंगे। पॉइंट नंबर 36 पर आते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन अमेरिका में होना था 2021 अगस्त में, अब क्या होगा 2022 में होगा। आपको पता है इसको क्यों टाल दिया गया है? कोविड-19 के द्वारा जो महामारी फैली हुई है उसके द्वारा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो आयोजन अमेरिका में 2021 में होना था उसको अब कब कर दिया है 2022 में कर दिया है। तो आप याद रखिए। और अगला पॉइंट भी ऐसा ही है, कुछ रद्द हो गया है जो दे रखा है। जलवायु परिवर्तन पर COP26 का जो सम्मेलन है ये ग्लासगो स्कॉटलैंड, जो कि ब्रिटेन के अंतर्गत आता है। स्कॉटलैंड क्या है ब्रिटेन का एक उपनिवेश है, तो वहाँ पर एक प्रमुख शहर है ग्लासगो, तो वहाँ पर होने वाला था COP26 का सम्मेलन, पर अब इसको कब किया जाएगा 2021 में होगा। ठीक है, तो ये जो दे रखा है ये 2020 में होना था, पर अब इसको क्या है 2021 में किया जाएगा। पॉइंट पर आते हैं, पॉइंट नंबर 38। अंतरिक्ष एजेंसी। तो अंतरिक्ष एजेंसी ने सूर्य के अध्ययन हेतु क्या है एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है सनराइज मिशन। और इसको कौन करने वाला है? जी हाँ, नासा, जो क्या है अमेरिका की सबसे बड़ी या अमेरिका की क्या है स्पेस एजेंसी है, और ये विश्व की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। ये क्या करेगी सूर्य के अध्ययन के लिए क्या है एक मिशन लॉन्च करेगी जिसका नाम क्या रखा है सनराइज मिशन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, एक सैटेलाइट जाएगा जो कि काफी दूरी तक यानी सूर्य के सामने बहुत अधिक दूरी से वहां पर जो सौर तूफान उठते हैं उनकी क्या करेगा जांच करेगा, उनकी जो रिपोर्ट है उनको क्या करेगा उनका जो डेटा है उसको इकट्ठा करेगा। ठीक है, तो सूर्य के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा जो मिशन छोड़ा जाएगा वो कौन सा है सनराइज मिशन। और ये क्या है दोस्तों नासा का लोगो है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो अमेरिका की क्या है स्पेस एजेंसी। और दोस्तों आज का जो अंतिम बिंदु है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 39। विजडन द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। तो विजडन पत्रिका, जिसे क्रिकेट की बाइबल के नाम से भी जाना जाता है, के द्वारा सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो चुने गए हैं वो कौन है वेन स्टोक। तो 2020 में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुने गए हैं वेन स्टोक। ये जो फोटो है वेन स्टोक का फोटो है। आप जानते होंगे अगर आपने 2019 में आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप देखा होगा तो इंग्लैंड ने क्या है वर्ल्ड कप जीत लिया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था किसका वेन स्टोक्स का, जो कि कहाँ के खिलाड़ी हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर आप देखिए 2016 से लेके 18 तक जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब है वो किसे मिला है भारत के विराट कोहली को मिला है। और 2019 में जो चुने गए हैं वो कौन है वेन स्टोक्स। और नीचे दे रखा है 2005 के बाद किसी अंग्रेज को यह खिताब नहीं मिला था, यह सम्मान नहीं मिला था। ये क्या है 2005 के बाद पहले खिलाड़ी हैं वेन स्टोक्स जिनको क्या है विजडन की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मार्च की करंट अफेयर की सीट, जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और यदि अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी सब्सक्राइब करवाएं और जुड़े रहें साईं क्लासेस से। धन्यवाद।